Start 124 पापा की कार एपिसोड। आदित्य की माँ और मनाली अब कुछ नहीं कह रहे थे। वो बस चुपचाप उस छोटे से कमरे में बैठे हुए थे और आदित्य की तरफ देख रहे थे। वहीं आदित्य सामने अभी भी देख रहा था और उसे जैसे सब कुछ ब्लैंक सा नजर आ रहा था। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि जब वो घर आएगा तब पुरानी यादें उसे इस तरीके से सताएंगी। पर अब जब वो घर आया है तो उसे उन सब का एहसास हो रहा है कि उसने एक टाइम पर कितना गलत किया था। उसने मन में यह सोचा कि अब उसके पास सब सही करने का मौका है और वो इस जिंदगी में सब सही कर ही देगा। इसी बात से उसने ये भी सोचा कि अगर गौतम उसके घर पर 2-3 बार आ चुका है तो इसका मतलब यही है कि उसे परिवार के बारे में अच्छे से पता है और यह भी पता है कि आदित्य कहां पर है। लेकिन शायद उसने ये कभी नहीं सोचा होगा कि आदित्य अपने परिवार को बचाने के लिए वापस आ जाएगा। यही बात सोचकर आदित्य को थोड़ा सा रिलीफ हुआ कि अब उसे अपने घर वाली पुरानी बातों पर ध्यान न देते हुए गौतम पर ध्यान देना होगा, क्योंकि उसे यहां से जल्दी से काम फिनिश करना है। तब वो अपने जोन से बाहर आया और उसने माँ की तरफ देखकर पूछा, नया ऑफिस कहाँ शिफ्ट हो रहा है माँ? शांति नगर, माँ ने कहा और आदित्य शांति नगर के बारे में सोचने लगा। ये वही इलाका है जहां पर वो ड्रग्स लेने जाता था और कभी कभी शराब भी पीता था। वहां पर 3-4 ठेके भी बने हुए थे और बहुत सारे पेडलर्स भी इधर उधर घूमते थे। उसे पता था कि वो इलाका इतना सही नहीं है जहां पर कंपनी खोली जाए, लेकिन उसे फिर भी ये बात समझ नहीं आई कि उसके दादाजी ऐसे इलाके में अपना ऑफिस बनाने के लिए तैयार क्यों हुए। उसने यही सवाल अपनी माँ से पूछा। तब उन्होंने जवाब देते हुए कहा, नहीं आदित्य, ऐसी कोई बात अब नहीं है। जो तू बात कह रहा है वो पहले की बात है। हमारी कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में चली गई थी और इसी वजह से गौतम भैया ने अपनी पूरी एक बिल्डिंग कंपनी के लिए दे दी जो शांति नगर में ही थी। इसीलिए वहां पर जाना पड़ा। कभी कभी तुम्हारे दादाजी के पास कोई चारा ही नहीं होता, जैसे तुम्हारी शादी कराने के अलावा भी उस टाइम नहीं था। इतना कहकर मां चुप हो गई और नीचे जमीन पर देखने लगी। आदित्य और मृणाली एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि ये एक ऐसी बात थी जो वो दोनों ही अब नहीं सोचना चाहते थे। उनकी पहली शादी अब बस एक मेमोरी से ज्यादा कुछ नहीं थी, लेकिन इसका ऐसे पॉइंट आउट होना उन्हें समझ नहीं आ रहा था। आदित्य ने कभी भी मृणाली को यह नहीं बताया था कि उसकी शादी क्यों हुई थी। सच बात तो यही थी कि आदित्य के दादाजी को उस पर तरस आ गया था और उन्हें उसकी जिंदगी को अच्छा करना था। जब आदित्य और मृणाली एक दूसरे की तरफ देख रहे थे तब मां ने आगे कहा, मैं तो बस यूं ही ऊपर आ गई थी। ठीक है, तुम दोनों आराम करो, अब मैं जाती हूं। मां कमरे से निकलने ही वाली थी कि तभी आदित्य ने एकदम से पूछा, मां खाना कितनी देर में बन जाएगा? मां पलटी और उन्होंने बहुत ही हैरानी से आदित्य की तरफ देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि आदित्य खाने के बारे में इतनी जल्दी क्यों कर रहा है, लेकिन उन्हें फिर लगा कि शायद उसे बहुत भूख लगी होगी, इसलिए वो ऐसे पूछ रहा है। उन्होंने फिर बहुत ही प्यार भरी आवाज में कहा, 1 घंटे में बन जाएगा। क्यों, तुझे कहां जाना है? मैं सोच रहा था कि दादाजी से मिलकर आ जाऊं और ये गौतम को भी एक बार मिल लूं। कहना अगर परिवार किसी चीज में इन्वॉल्व है तो मुझे भी तो उसके बारे में पता होना चाहिए। आदित्य ने कहा और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसकी मां को यह लगा जैसे कि आदित्य अब सारी चीजें ठीक करने आया है और वो पहली बार अपने परिवार से जुड़ने की बात कह रहा है। उन्होंने फिर कहा, 1 घंटे में बन जाएगा, तब तक तू थोड़ा आराम कर ले और फ्रेश हो जा, फिर चले जाना। मृणाली, तुम भी आराम कर लो, तुम भी जाओगी ना? नहीं, मृणाली को जाने की कोई जरूरत नहीं है, आदित्य ने फिर एकदम से कहा। उसकी बात को सुनकर उसकी मां और मृणाली दोनों बहुत ही हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तब आदित्य बस अपने मन में एक झूठा रीजन बनाने लगा कि वो मृणाली को अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहता और उसने कहा, मृणाली को मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप घर पर अकेली पड़ जाओगी। अगर ये यहाँ पर आई है तो थोड़ा आपसे भी बातचीत करके घुल मिल ले। ठीक है ना मृणाली? आदित्य की इस बात को सुनकर उसकी मां और मृणाली दोनों के ही एक्सप्रेशन थोड़े से रिलैक्स हुए। फिर मृणाली ने कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम माँ जी, मैं आपके साथ ही रहूंगी। मृणाली की इतनी बात सुनकर उसकी मां के चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर वो कमरे से बाहर निकलकर नीचे की तरफ जाने लगी। जब वो नीचे गई तब आदित्य अपने बेड पर लेटा और
ऊपर सीलिंग की तरफ देखने लगा। तब मृणाली ने कमरे का गेट बंद किया और वो भी उसके पास आकर लेट गई। आदित्य थोड़ा सा एडजस्ट हुआ और फिर मृणाली ने उससे पूछा, तो क्या तुम पूरे दिन वहीं पर रहोगे? वो तो डिपेंड करता है कि मेरा काम कितनी जल्दी हो जाए। काम? कौन सा काम? मृणाली ने हैरान होकर पूछा। तब आदित्य को याद आया कि उसने सच बोल दिया है और फिर उसने जल्दी से बातें घुमाते हुए कहा, मेरा मतलब है कि दादाजी से मिलना और बाकी भी थोड़ा कंपनी में इन्वॉल्व होना। जैसे तुम अपनी फैमिली की कंपनी को हैंडल करती हो वैसे थोड़ा नॉलेज मुझे भी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, मृणाली ने कहा और वो आदित्य के सीने पर अपना सिर रखकर आराम करने लगी। थोड़ी देर लेटते ही आदित्य को नींद आने लगी और वो सो गया। मृणाली भी उसी की तरह सो गई और जब वो ऐसे ही सो रहे थे तब अचानक उनके कमरे का दरवाजा खुला और वो दोनों चौंक कर उठे। बाहर आदित्य की मां खड़ी थी, जिन्होंने उन दोनों को देखा और उन्हें थोड़ी सी शर्म आ गई। उन्होंने गेट के बाहर से ही कहा कि खाना बन गया है। आदित्य ने जब घड़ी में देखा तो 11 बज चुके थे और वो पिछले 1 घंटे से सो रहा था। उसकी मां नीचे चली गई और वो दोनों भी शर्माते हुए खड़े हुए। मृणाली फिर वहां से नहाने चली गई और आदित्य नीचे जाकर खाना खाने लग गया। 1-2 बार मां ने उसे चिल्लाया कि उसे नहाने के पहले खाना नहीं मिलेगा, लेकिन आदित्य को लिट्टी चोखा की खुशबू ने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर दिया था। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बैठा और वहां बैठकर खाना खाने लगा। जब थोड़ी देर बाद मृणाली वहां आई तो उसने देखा कि आदित्य वहां पर बैठकर खा रहा है और उसने चिल्लाकर उसे कहा कि वो नहाने जाए और आदित्य एक ही बार में उठकर चला गया। तब मां को हंसी आ गई और उन्होंने कहा कि जो काम मां नहीं कर पाती है वो पत्नी सिखा देती है, और फिर वो दोनों हंसने लगी। आदित्य जाकर जल्दी से फ्रेश हो गया और उसने अपने कपड़े बदल लिए। उसके बाद जब वो नीचे आया तब मृणाली और उसकी मां खाना खा रहे थे, इसलिए उसने उनसे कहा, मां मैं जा रहा हूं दादाजी से मिलने, शाम तक आता हूं या जब भी फ्री हो जाऊंगा तब आ जाऊंगा। तब तक आप मृणाली का ध्यान रखना, और मृणाली तुम मां को परेशान मत करना। मेरी बहू तुझसे भी बहुत ज्यादा समझदार है आदित्य, तुम अपने दादाजी को परेशान मत करना, मां ने टोंट मारते हुए कहा। आदित्य को एक बात तो समझ आ गई कि थोड़ी ही देर में सास और बहू की जुगलबंदी अच्छी बन गई थी कि वो आदित्य के अगेंस्ट होकर उसका ही मजाक उड़ा रही थी। आदित्य हंस दिया और उसके बाद घर से निकलने ही वाला था कि उसकी मां आई और उन्होंने उससे कहा, आदित्य तुम जाओगे कैसे बेटा? मां मैं सोच रहा हूं कि ऑटो कर लूंगा या फिर कैब। तब उसकी मां उसके पास आई और उन्होंने उसे चाबी पकड़ाते हुए कहा, तुम्हारे पापा आज यहां नहीं है तो उनकी कार तुम ले जा सकते हो, तुम्हें ड्राइविंग तो आती है ना? हाँ मां, ठीक है, लेकिन फिर भी गाड़ी आराम से चलाना, स्पीड ज्यादा मत बढ़ाना और किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत करना। तुम्हें यहाँ के लोगों के बारे में तो अच्छे से पता ही है कि वो किस तरीके की बातें करते हैं। इतना कहकर उसकी मां ने उसे चाबी पकड़ाई और वो वापस से अंदर चली गई। आदित्य अपने हाथों में उस चाबी को पकड़े हुए गैरेज के अंदर खड़ी उस सिल्वर कलर की ग्रैंड विटारा को देख रहा था। वो कार उसे बचपन से ही पसंद नहीं थी, क्योंकि उसकी हर बुरी मेमोरी उस कार से ही जुड़ी हुई थी। चाहे वो पहली बार पापा के साथ बोर्डिंग स्कूल जाना हो या फिर जेल से वापस आना हो या फिर कोर्ट का चक्कर लगाना हो, उसके पापा अक्सर उसे उसी गाड़ी में बैठाकर घुमाते रहते थे। आदित्य के पांव आगे बढ़ने के लिए मान नहीं रहे थे, इसलिए उसने एक बार अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस लिया और फिर वो आगे बढ़ा। पहले उसने गैरेज का दरवाजा पूरा खोल दिया, इसके बाद वो कार के पास आया। जब उसने उसका गेट खोला तो जैसे उसमें उसके पापा की खुशबू अभी भी थी और उन्हीं का एहसास साथ उसे समझ आ रहा था। वो आगे बिना कुछ सोचे ही जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसे स्टार्ट करके गैरेज से बाहर निकाला और वापस उतरकर गैरेज का गेट बंद कर दिया। गाड़ी बहुत ही स्मूथली सड़क पर चल रही थी, लेकिन उसके अंदर आदित्य के दिमाग में 2 बातें ही इधर उधर घूम रही थी। वो 2 बातों से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब था। एक तो ये कि उसे कार के अंदर जाना पड़ रहा है, जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था, और दूसरा ये कि गौतम किस तरीके का आदमी होगा। आदित्य इमेजिन करने लगा कि वो एक लंबी हाइट का थोड़ा जवान आदमी होगा, जिसे बहुत ही ज्यादा नॉलेज होगा, लेकिन उसके चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल होगी और आंखों में भी दिख रहा होगा कि वो किसी को बर्बाद करने की साजिश रच रहा है।
आदित्य को पता था कि उन सारी बातों का तब तक कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक वो गौतम को अपनी आंखों से नहीं देख लेता। पर उसका डर अगर उसके मन में बना रहेगा तो शायद वो उसे एक्सप्रेस कर देगा। इसीलिए अब उसे स्ट्रांग बनना पड़ेगा और अपने इस डर को भी कंट्रोल करना होगा। इसी बात को मन में रखकर आदित्य गाड़ी आराम से चलाने लगा। कुछ 20 मिनट में ही उसने शांति नगर में एंटर किया। शांति नगर जैसा उसे याद था उससे बहुत ज्यादा बदल गया था और उसे दिख रहा था कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा उसे याद था। उसके चेहरे पर पुरानी यादों के चलते एक स्माइल आ गई। फिर उसे सामने दिखी वो बड़ी बिल्डिंग जिस पर बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ था शंकर कंसल्टेंसी सर्विस। आदित्य को समझ आ गया कि उसके परिवार को बर्बाद करने की शुरुआत यहीं से होने वाली है। Thanks for hearing. The next episode is coming shortly.